सो लोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को आज एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर मुझे घर खरीदना है तो घर मुझे ओन करना चाहिए लोन लेकर के, या तो मुझे जीवन भर रेंट में रहना चाहिए और अपना एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि घर लूं नहीं लूं, कब लूं, कितने में लूं, क्या करूं। देखिए, इसको ना समझने के लिए दो पर्सपेक्टिव्स समझने बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव है पैसे का, बचेगा, ये होगा वो होगा, बट वो क्यों है उसको भी समझते हैं। अब आज एक व्यक्ति है, शहर में रहता है, ठीक है, शहर में रहता है, उसको घर चाहिए। 2 बेडरूम का घर आपके हिसाब से विरल भाई सस्ते में सस्ता क्या मिलेगा? 30, 40, 50 लाख। कहाँ पे? और थाने या तो थोड़ा ना, थाने में नहीं मिलेगा। आज बॉम्बे एमएमआर में आपको 1 करोड़ से नीचे 2 बेडरूम नहीं मिलेगा। 1 बेडरूम भी 70-80 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम एक बार के लिए 1 करोड़ को बेसलाइन पकड़ते हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ के बेसलाइन पे आपको सरकार को 6% यानी 6 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो पहले दिन ही आप 6 लाख रुपए से नीचे हो गए, क्योंकि वो तो घर की कॉस्ट थी नहीं, वो तो स्टैंप ड्यूटी की कॉस्ट है। अब 1 करोड़ 6 लाख रुपए अगर आपको सरकार को ये बिल देने हैं घर खरीदने के लिए, तो आपके जेब में कितने होने चाहिए? मिनिमम 20%, आइडियली 25%, 1/4 होना चाहिए। 1/4 मतलब 25-26 लाख रुपए होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास 25-26 लाख है? बोलते नहीं यार, मेरे पिताजी दे देंगे, मेरे ससुर जी दे देंगे, कुछ भी, व्हाटएवर इट इज। ठीक है जी, अग्रीड, आपके ससुर जी बहुत अच्छे दे देंगे। 80 लाख रुपए का आप लोन लोगे। 80 लाख रुपए के लोन की किस्त आती है 64,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, गिव और टेक 800 पर लाख। 64,000 की ईएमआई भरने के लिए आपकी नेट इनकम मरे से मरे 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यानी आपकी ग्रॉस इनकम 18 लाख रुपए साल की होनी चाहिए। क्या आपकी है? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट आस्किंग कि है नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। पर क्या आपकी इतनी इनकम है? मुझे नहीं पता। तीसरा रूल जो घर का होता है वो होता है कि आपकी इनकम का 5 गुने से ज्यादा, यानी वही सेम चीज हो गई जो मैंने आपको बोली कि 18 लाख की इनकम होगी तो आप 1 करोड़ का घर ले सकते हो, तो 5x। ये दीपक पारेख जी का रूल है, HDFC लिमिटेड जिन्होंने बनाई, जो हमारे देश के हाउसिंग के भीष्म पितामह है। उनका रूल था कि भाई जो भी आपकी एनुअल तनख्वाह होगी या एनुअल इनकम होगी, उसका 5 गुने से ज्यादा का घर नहीं ले सकते आप। अगर आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो जिसकी इनकम ही 5 लाख रुपए है, तो 25 लाख में क्या लेगा? झोपड़ा। तो पहले तो आपकी क्या सक्षमता भी है घर लेने की? किस बात पे आर्ग्यू कर रहे हो? चलो मान लिया है, सब है, 26 लाख रुपए है, 18 लाख की तनख्वाह भी है। वैसे बता दूं, अगर किसी की 18 लाख की साल की तनख्वाह है तो वो हमारे देश के टॉप 5% में आ जाता है इनकम अर्नर्स में। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि भाई 18 लाख की तनख्वाह है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या जरूरत है घर की? क्या तुम्हें पता है तुम यहीं रहने वाले हो? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं है कि तुम इस जगह को छोड़ के कहीं और जगह जाओगे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आंसर करो। सेकंड क्वेश्चन ये आंसर करो कि भाई मैं जो घर लूंगा, ठीक है, वो क्यों लूंगा? कि मुझे सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए, घर मेरा है, मेरा। तो तुमने लोन लिया बैंक से, तो ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर बैंक का है, दस्तावेज तुम्हारे नाम पे। घर इज नॉट योर्स। जरा 3 महीने भाड़ा मत दो, ईएमआई मत दो, फिर देखेंगे। तो अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो बैंक को लैंडलॉर्ड बना लो या फिर लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड बना लो। अब जब बैंक को लैंडलॉर्ड बनाते हो, वो 8-9% ब्याज ले लेता है, और वही 1 करोड़ का घर जब आप रेंट पे लेने जाते हो तो आपको 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए ज्यादा ज्यादा रेंट पे मिल जाता है, और वहां तुम 65 हजार रुपए किस्त दे रहे हो, तो 40 हजार रुपए की तो स्ट्रेट सेविंग है, और जो 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया उसका इंटरेस्ट की सेविंग है। तो भाई घर तो तुम्हारा हुआ नहीं, उसके बावजूद तुमने उसके लिए दे दिया, उस पर ईएमआई दे दी, ठीक है, और ज्यादा दे दी। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, आपको कल को शहर बदलना पड़ रहा है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपको सब नहीं अवेल कर सकते। आप यंग हो, अब स्ट्रेस में रहोगे कि हर महीने कुत्ते का पट्टा है भाई ईएमआई, इट्स अ डॉग स्ट्रैप। आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे कि यार मैं क्या करूं, मेरे को मतलब बस अगले महीने की तनख्वाह आ जाए ताकि मैं अपनी ईएमआई दे दूं। मैंने क्या बोला, मेरे दोस्त आज तक फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि सब घर की ईएमआई भर रहे हैं, अगले 10 साल और भरेंगे। मैं 10 साल में कहां पहुंच जाऊंगा विरल भाई? तब तक बहुत आगे निकल चुका हूं, भगवान की कृपा रही तो पॉइंट ये है कि मैं एरोगेंटली नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एज अ फाइनेंशियल डिसीजन इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर लाइफ, जब आपको अपनी इनकम बढ़ानी है,
अब आप 60-60, 70-70 हजार की किश्त दे दोगे तो यहां क्या निवेश करोगे भाई? आपका मन किया एक 5 लाख रुपए का कोर्स करने का कि भाई मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एक 5 लाख रुपए का कोर्स करूंगा और मुझे पता है उसके बाद मेरी जो तनख्वाह 1.5 लाख है वो 3 लाख तक जा सकती है। आप कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे? आपके पास पैसे नहीं बचे, आप तो पैसे दे रहे हो बैंक को ईएमआई के नाम पे। तो ये सब छोड़ दो। अगर आप यंग हो, आप खुद के पैसों से नहीं खरीद पा रहे हो घर शुरू में, प्लीज मत खरीदो। हाँ, स्टेबल हो गए, अच्छा खासा कैश है, 1 करोड़ का 2 करोड़ का घर लेना है, 2 करोड़ के घर में 1 करोड़ 1.25 करोड़ डाउन पेमेंट करने की क्षमता है आपकी, 75 लाख का लोन लेना है, तनख्वाह 4 लाख रुपए साल महीने की है, प्लीज लो। अच्छा इंटीरियर भी कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले क्षमता बनाओ। करेक्ट। भाई मैं आज जिम चला जाऊं, मैं गया नहीं बहुत टाइम से जिम, और मैं 25 किलो का डंबल उठाने लग जाऊं तो मेरा हाथ टूट जाएगा भाई। पहले क्षमता बनाऊंगा ना, 5 किलो का उठाऊंगा, फिर 10 किलो का उठाऊंगा, तो क्षमता बनाऊंगा, क्षमता बना के फिर 25 किलो का डंबल जरूर उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा। इसी तरीके से जब आप यंग हो तो अपने आप को बांधो मत, ओपन रहो, अपने क्या कहते हैं ऑप्शंस को किल मत करो, और कोशिश करो कि अपने आप को फ्रीडम में रखो ताकि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सको, अपने खुद के ब्रेन के ऊपर निवेश कर सको, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ा सको और बिना स्ट्रेस के जी सको।